आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए गए इस 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह हमारा आज 23वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ श्रोत विद्वान के रूप में जुड़े हुए हैं भाई डॉक्टर दीपक त्रिपाठी जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं आर.के. महाविद्यालय मधुबनी बिहार में, और आज जिस विषय पर केंद्रित होकर सर अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करेंगे वो है हिंदी उर्दू की भाषाई समस्याएं। इसके पहले कि मैं सर को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूं, मैं सर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि सर की अपनी शिक्षा दीक्षा मूल रूप से अवध विश्वविद्यालय से हुई। एमफिल का कार्य आपने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से किया। उसके बाद रीतिकालीन काव्य पे आपने पीएचडी की और उसके बाद उर्दू भाषा को लेके, उसके कवियों को लेके तमाम किताबों का संपादन आपके माध्यम से हुआ, जिसमें मीर की कविता और भारतीय सौंदर्य बोध एक प्रमुख कार्य रहा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हिंदी की जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से भाई दीपक अपनी दखल लगातार बनाए हुए रहते हैं, उनको हम लोग लिखते पढ़ते रहते हैं। जब भी हिंदी उर्दू या उर्दू साहित्य के संदर्भ में हम लोग कहीं दुविधा महसूस करते हैं तो हम लोगों के मन में एक ही नाम आता है कि हम भाई दीपक से उसके बारे में कुछ पूछें और अपने आप को आश्वस्त कर सकें। तो ऐसे बड़े ऊर्जावान युवा और हमारे भाई डॉक्टर दीपक आज हमारे साथ हैं और उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया आज के इस व्याख्यान के लिए। डॉक्टर दीपक त्रिपाठी भाई, मैं आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत एक बार पुनः करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हिंदी उर्दू की भाषाई समस्याओं को लेकर अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करें। भाई डॉक्टर दीपक त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत आभार आपका मुझे इस विषय पर आपने आमंत्रित किया बोलने के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का, जिन्होंने इस तरह की एक श्रृंखला चलाई और उसमें अलग अलग विषय पर बोलने के लिए लोगों को बुलाया, मुझे भी मौका दिया। बहुत आभार एकेडमी का और बहुत आभार मनीष जी का जो इसके संयोजक हैं। विषय का जो शीर्षक है, मैं सीधे अपनी बात उस पे शुरू कर रहा हूं। शीर्षक है हिंदी उर्दू की भाषाई समस्याएं। अब एक यहाँ मैं इस विषय को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ऐसा एक तो हिंदी उर्दू को एक साथ क्यों रखा गया, और दूसरे ये कि भाषाई समस्याएं जो ये पद है, तो किस तरह की भाषाई समस्याएं यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या समस्या, क्योंकि किसी भी भाषा के संबंध में समस्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत तरह की होती हैं। कुछ आंतरिक समस्याएं होती हैं और कुछ बाह्य समस्याएं भी होती हैं। आंतरिक का आशय यह है कि उसकी जो व्याकरणिक संरचना है, उसका जो शब्दकोश है, उसकी जो शैली है, उसकी अगर कोई समस्या है तो वो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में वो एक तरह से उस भाषा की आंतरिक समस्या हुई। और भाषा का अगर कोई राजनीतिक उसका कोई परिप्रेक्ष्य है, कोई सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, समस्या वाला, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तो हर भाषा का परिप्रेक्ष्य है ही। लेकिन मेरा आशय ये था कि समस्या से जुड़ा हुआ अगर कोई राजनीतिक पक्ष है, सामाजिक है या आर्थिक है, तो वो एक तरह से उस भाषा की बाह्य समस्या है। तो मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि यहाँ मैं दोनों भाषाओं की कोई व्याकरणिक संरचना पर बहस करने के लिए ये व्याख्यान नहीं मैं समझता हूं कि उपयुक्त होगा, क्योंकि बात उस पर भी की जा सकती है, लेकिन मैं इस लिहाज से उसे उपयुक्त नहीं कह रहा हूं कि व्याकरण से संबंधित, वाक्यों से संबंधित, शब्दों से संबंधित
और जहां तक हिंदी उर्दू का प्रश्न है तो अनुवाद और लिप्यंतरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं निपटा ली गई हैं, सुलझा ली गई हैं। अब वो समस्याएं बहुत महत्व नहीं रखती। वो कालांतर में इतना कार्य हुआ इन दोनों भाषाओं को लेकर, उसमें कोई बहुत समस्या का पक्ष नहीं है, वो निराकरण हो चुका है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है जिसको मैंने कहा बाह्य समस्याएं, तो वो बाह्य समस्याएं जो हैं वो अभी तक बनी हुई हैं और जस की तस तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रसंगानुसार अपना संदर्भ बदल कर वो समस्याएं आती रहती हैं। अभी उस पे हम लोग बहस करेंगे। जैसे हिंदी उर्दू को लेकर एक सांप्रदायिक अलगाव की भी बात अक्सर दिखाई देती है। तो जब हम देखते हैं कि राजनीतिक और सांप्रदायिक अगर कहीं से सौहार्द कम होता है, सांप्रदायिक बातें होने लगती हैं, तो भाषा का भी पक्ष आ जाता है। तो वो भी एक है, उस पर भी बात करने की जरूरत रहती है। और दूसरी बात ये होती है कि हम आधुनिकता की जिस यात्रा पर हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, आईटी सेक्टर जो पूरी तरह से भाषा के साथ आ रहा है, तो वहां पर भी हिंदी और उर्दू की कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिनको सामने आएंगी तभी हम उन पे चर्चा कर पाएंगे, निस्तारण कर पाएंगे। तो मैं इस व्याख्यान में कुछ उसी तरह की बातों को रखना चाहता हूं जो जो प्रासंगिक हैं और जो समय के अनुसार आती जाती रहती हैं या बिल्कुल नई समस्याएं हैं। मैं उन पर कुछ ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा अगले घंटों में। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले जो आपके सामने जो बात रखना चाहूंगा वो ये है कि एक ऐतिहासिक जो मामला है हिंदी और उर्दू का, वो बहुत जो समस्या है वो उभयनिष्ठ समस्या है। एक तो ये शुरू में ही और वो समस्या इस तरह की है कि जिसे हम केवल तथ्यों के आधार पर समझकर अपनी समझ विकसित कर लें तो वो समस्या एक तरह से मान ले जाए कि निराकरण हो गया, क्योंकि इतिहास बदला नहीं जा सकता। तो इतिहास संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको केवल हम सही तथ्यों के आधार पर समझकर उनका निर्वचन करके अपनी उस समस्या से मुक्ति, या समस्या से ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा कि हम कहें कि विवाद अगर कोई है तो उससे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि विवाद भी एक तरह से समस्या ही है। अगर किसी विषय पर कोई विवाद है तो वो उससे संबंधित एक समस्या का ही एक रूप है। तो हिंदी और उर्दू का जो एक साथ रखने का मेरा यहाँ पे ये भी कारण था कि एक तो इनका दोनों का ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है वो समान है। ये समान पृष्ठभूमि में इनका उद्भव हुआ, समान पृष्ठभूमि में इनका विकास हुआ और कमोबेश इन दोनों भाषाओं ने एक ही स्रोत से, लगभग मिलते जुलते स्रोत से, एक ही स्रोत का मतलब यह है कि हिंदी ने भी अरबी, फारसी और संस्कृत प्राकृत के शब्दों को लिया, उर्दू ने भी अरबी, फारसी और संस्कृत प्राकृत के शब्दों को लिया। तो जो शब्द भंडार है वो भी कॉमन है, वो भी उभयनिष्ठ है, और वो इतिहास का जो तत्कालीन जो परिवेश था वो भी सेम है, बिल्कुल समान है। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ रख के उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखने की
जरूरत है। और वह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जब आगे बढ़ा तो अंग्रेजी से जो सामना हुआ इन दोनों भाषाओं का, वह भी एक साथ हुआ और एक तरह से हुआ। और वो जो समस्या आज है, एक समस्या जिस पे मैं अभी आगे चर्चा करूंगा कि अंग्रेजी का बढ़ता वर्चस्व जो है, तो वो दोनों भाषाओं के लिए एक प्रकार से एक समस्या उत्पन्न करता है, इनकी अस्मिता और इनके वर्चस्व को लेकर। तो वो भी एक ही तरह से आता है, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो यहाँ पे शुरुआत में कुछ स्पष्ट जो हो पा रहा है वो ये है कि हिंदी उर्दू की आपसी समस्याएं और हिंदी का अंग्रेजी के साथ और उर्दू का अंग्रेजी के साथ, ये एक तरह से कह सकते हैं कि हिंदी उर्दू की जो भाषाई समस्या है वो एक त्रिभुजाकार एक शेप अगर है तो त्रिभुज के 3 कोने पर ये तीनों भाषाएं हैं और अलग अलग रिलेशन ये आपस में बनाती हैं। तो इन उस लिहाज से इनकी समस्याओं को देखा जाना चाहिए। और समस्याएं इतनी तरह की हैं, मैंने शुरू में स्पष्ट किया, आंतरिक और बाह्य। और बाह्य पर भी मैं अगर फोकस करूं तो दायरा बहुत बड़ा है समस्या का। तो मैंने उसके लिए कुछ किताबें मैंने अपनी व्यक्तिगत पुस्तकालय से मैंने सेलेक्ट किया कि इन किताबों पर चर्चा करते हुए मैं पाठक को इस समस्या के समक्ष प्रस्तुत करूं कि वो पाठक कुछ तो मुझसे जानकारी ले, इस समस्या पे मेरे विचार ले, और मैं उसे वो किताब भी उसे सजेस्ट करूं, मैं किताब भी सुझाऊं कि अगर इस तरह की समस्या पर या इस तरह के विषय पर आपको आगे पढ़ना है तो आप ये किताब आप जरूर पढ़ें। तो ये भी मैं किताबों के सहारे ही चलने की कोशिश करूंगा, तो बात भी थोड़ा सा आसानी से होगी। और जिन जिन किताबों को मैंने चुना है वो अलग अलग तरह की समस्या को लेकर सामने आती हैं, जिनमें 2 किताबें हैं मुख्य रूप से जो हिंदी उर्दू की समस्या पर बहस करेंगी, और बाकी जो किताबें हैं वो हिंदी की जो भाषाई आज की समस्याएं हैं उन पर बहस करेंगी। तो ये 4-5 किताबों पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो जो इस समय जो सबसे पहली किताब मैं समझता हूं कि मैं जरूरी समझा, मैंने सबसे पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से शुरू करने के लिए एक किताब है हिंदी आंदोलन। ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने संपादित किया है और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित है। अब बहुत दुर्लभ नहीं है तो भी बहुत नायाब नहीं है तो कमयाब जरूर है, कम मिलती है, इसका पुनर्मुद्रण नहीं हुआ है। तो हिंदी आंदोलन लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा संपादित, इसमें बहुत सारे विद्वानों के, ये 1964 की किताब है संपादित, तो इसमें बहुत सारे लोगों के हिंदी के संबंध में उनके विचार हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे विद्वान जो तत्कालीन विद्वान थे जिन्हें हम आज बहुत कम जानते हैं, उन सब लोगों के विचार। और लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने इसे संपादित किया है। तो ये किताब बहुत प्रामाणिक इसलिए है कि उस पूरे हिंदी आंदोलन में लक्ष्मीकांत वर्मा स्वयं थे, उस पूरे आंदोलन में साथ साथ थे। तो मैं इस पूरी किताब का जिक्र केवल एक छोटे से बिंदु के लिए मैं कर रहा हूं कि वास्तव में हिंदी को स्थापित करने के लिए, चाहे वो जिस रूप में आज है, चाहे वो राजभाषा में जितना स्थापित है,
सरकारी कामकाज में जितना स्थापित है, और वो अंग्रेजी के जितने विकल्प के रूप में उपस्थित हो पाई है। और इसे कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि वो जितना भी फारसी या उर्दू को रिप्लेस कर पाई है, स्थानांतरित कर पाई है, आज जिस भी रूप में हिंदी है हमारे सामने, उसका संघर्ष बहुत बहुत व्यापक रहा है। जिस तरह का संघर्ष हिंदी को स्थापित करने के लिए आजादी के पूर्व और आजादी के पश्चात, ये किताब भले 1964 की है, आजादी के बाद की है, लेकिन आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन आजादी के पहले की स्थापित संस्था है। और वो पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कितना प्रयास किया, पूरी उनके साथ जो काका कालेलकर और तमाम लोगों के, पंडित मदन मोहन मालवीय और बहुत सारे लोग मिलकर जो हिंदी, और एक और किताब है सम्मेलन से ही, सेठ गोविंद दास के भाषण संपादित किए गए हैं, एक बहुत अच्छी किताब वो भी है, जिसमें राज्यसभा विधायक भी थे सेठ गोविंद दास, राज्यसभा सदस्य भी रहे, तो समय समय पर उन्होंने जो हिंदी के पक्ष में भाषण दिए हैं वो भी है, वो भी एक किताब है। तो जो प्रयास हिंदी ने किया अंग्रेजी से लड़ने में, संघर्ष करने में और उर्दू को रिप्लेस करने में, वो भी इतिहास का एक अंग है, भाषा के इतिहास का, हमारे हिंदी के इतिहास का, जिसे जानना बहुत जरूरी है। और उसे जानना आज क्यों जरूरी है? इतिहास के उस पूरे अध्याय को जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे आज जानना क्यों जरूरी है? जो इसकी प्रासंगिकता को जो मैं समझ पा रहा हूं, वो इसलिए था कि जब शुरुआत में आजादी के बाद, आज 75 साल हो गए हैं आजादी के, और हम लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं बहुत आश्वस्त हूं हिंदी के विकास को लेकर, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने प्रयास किए, संस्थागत प्रयास हुए, और चाहे वो सरकार के स्तर से प्रयास हुए। हाँ ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, और भी किया जा सकता है, लेकिन जितना हुआ है वो कम नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से हम इस 75 साल में ये देखें कि जब शुरुआत में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन समाप्त हो चुका था, या उसके थोड़ा पहले हम लोग आश्वस्त हो गए थे कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो भाषा को लेकर इतनी जद्दोजहद, इतना संघर्ष हम लोगों ने किया, वो संघर्ष हमें आज भी करना पड़ रहा है। हमें बिल्कुल संतोष करके और इत्मीनान से बैठ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नित नई चुनौतियां भाषा के लिए, हमारी हिंदी जो हमारी अस्मिता के प्रश्नों से जुड़ी है, उसकी सुरक्षा के लिए दिन ब दिन हमें एक मुहिम के रूप में और एक प्रयास के रूप में, दोनों के रूप में हमें सक्रिय रहना है। तो इसलिए हम जरा सा उस इतिहास को भी याद करें और करते रहें, बार बार करते रहें कि हमने हिंदी के लिए, हिंदी को स्थापित करने के लिए कितनी समस्याएं और कितने संघर्ष देखे हैं, ताकि हमें आगे भी बल मिलता रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक हिंदी संघर्ष समिति भी बनाई। मैं जरा सा एक छोटा सा इशारा करूंगा कि बीच में एक विधेयक आया, उत्तर प्रदेश सरकार में एक विधेयक आया था, तब सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। 1964 में एक विधेयक आया, और ये 17 अगस्त 1964 को आया, जिसमें विधानसभा में अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक चलाने का तथा हिंदी को राजकाज रोकने का, इसमें हिंदी में राजकाज न हो, राजभाषा के रूप में केवल अंग्रेजी को चलाएं, ये एक प्रस्ताव पास हुआ। पास क्या हुआ? विधेयक आया, पास नहीं हो पाया। तुरंत बहुत सारे लोगों ने इस
का विरोध किया हिंदी साहित्य सम्मेलन ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथ जो इलाहाबाद में उस समय संस्थाएं साहित्यिक और भाषाई सक्रिय थीं, जिनमें भारतीय हिंदी परिषद, डॉक्टर रघुवंश उसके, वो भी विरोध में आए। परिमल से डॉक्टर जगदीश गुप्त जो हेड भी रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, नई कविता में बड़ा नाम है डॉक्टर जगदीश गुप्त, वो आए। हिंदुस्तानी एकेडमी श्री विद्या भास्कर जी देखते थे, वो विरोध में आए कि नहीं, ऐसा विधेयक हम नहीं होने देंगे। संस्कृत प्रचार परिषद के प्रभाष शास्त्री जी, वो और तमाम संस्थाओं के लोग आए और सुचेता कृपलानी से समय लिया और वहां जाकर उनसे मिले और उन्होंने इसके विरोध में अपना पत्र सौंपा। तो उसमें मैंने वो पूरा, वो सब पहले भी था, लेक्चर के पहले भी मैंने एक बार उसको देखा। उसमें सुचेता जी ने एक बात जो मुख्य रूप से कहा, उनका कहना ये था कि हिंदी में अभी हमें पर्याप्त साहित्य नहीं मिला। पर्याप्त साहित्य से उनका आशय ये था कि कोई साहित्य तो बहुत चल ही रहा था, वो तो भारतीय युग से गद्य तो आ ही गया था, बाद में पूरा द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब हो ही चुका था। उनका हिंदी में पर्याप्त साहित्य नहीं से आशय ये था कि हमें जिस तरह की कार्यालयी भाषा की आवश्यकता है, वो पर्याप्त शब्दावली हिंदी में नहीं है जो हमें चाहिए शासन और प्रशासन को चलाने के लिए। तो ये उनका कहना था और उनका कहना काफी हद तक ठीक भी था, क्योंकि आप जान ही रहे हैं डॉक्टर रघुवीर जी अपने प्रयासों से और 62-63 के आसपास वो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का भी गठन हुआ, वो सक्रिय हुई, जिसने प्रशासनिक शब्दावली और तमाम विज्ञान के विषयों की शब्दावली पर काम किया, तैयार किया। और आज तक आप देखते आ रहे हैं कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग किस तरह से सक्रिय है। तो और समझिए कि ये जो हिंदी संघर्ष समिति बनी, इसने आसपास के इलाहाबाद के 2-2 जिलों में अपने प्रतिनिधि भेजकर सार्वजनिक सभाएं, जनसंपर्क करना और प्रचार करना हिंदी का 3 स्तर से किया। प्रचार समिति बनाई, जनसंपर्क समिति बनाई और सार्वजनिक सभा एक समिति बनाई। तो इन लोगों ने समिति, और इलाहाबाद के जो साहित्यकार थे, पूरे इलाहाबाद को भी 8-10 इलाकों में बांटकर और लोगों को हिंदी पे लगाया। तो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन ने एक बुनियादी काम किया कि नहीं, हम रिप्लेस नहीं होने देंगे। बाद में वो चीज हुई भी कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली और उत्तर प्रदेश में दोनों एक राजभाषा के रूप में काम करने के लिए निर्धारित की गई सरकार द्वारा। तो ये एक थोड़ा सा इतिहास ये बताने का और इस किताब की ओर ध्यान आकृष्ट करने का मेरा उद्देश्य, बल्कि मैं इसमें एक स्टेटमेंट गांधी जी का जो सबसे पहले इस किताब में है, मैं उद्धृत करना चाहूंगा। बापू के संकल्प के नाम से एक पेज पे, जो यंग इंडिया में 5 जुलाई 1928 को छपा था, उसको, मैं यदि तानाशाह होता, अब इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, इसको अलग करके मेरा अंदाजा है संपादक ने इसको ऐसे ही बनाया होगा। मैं यदि तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता। पहली बात, विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं। दूसरा बिंदु, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता। ध्यान रहे, स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर करता। जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। और अंतिम बिंदु, मैं पाठ्य पुस्तकों के तैयार किए जाने का इंतजार न करता। माने अगर कोई ये कहता कि अभी इस भाषा में, स्वदेशी भाषा में तो सिलेबस की बुक्स नहीं है, पाठ्य पुस्तक, तो मैं इंतजार नहीं, स्वदेशी में पढ़ाने लगो। जो है, जितना नॉलेज है उतने से ही शुरू करो, पाठ्य पुस्तकें तैयार होती रहेंगी, इसे टालो मत, बिना किताब के शुरू कर दो।
यहाँ लेकिन खास बात यह है कि गांधी जी ने कहा स्वदेशी भाषा, हिंदी नहीं कहा उन्होंने कि मैं हिंदी अपनाने पे मजबूर कर देता। बाद में जो हिंदी आंदोलन के लोग थे उन्हें स्वदेशी भाषा के रूप में हिंदी ही उपयुक्त लगी, आप कह सकते हैं कि हिंदी सर्व सक्षम लगी, सर्वसमर्थ लगी, सुयोग्य लगी कि हम इसे तमाम प्रदेशों में इसे लागू कर सकते हैं। तो हिंदी को उस तरह से शिक्षा दीक्षा की भाषा में अपनाया गया। तो ये गांधी जी 28 में कह रहे थे, आजादी के पहले का ये पूरा मामला, भाषा की अस्मिता का प्रश्न। तो ये तो एक तरह से मैंने बताया कि ये हिंदी जो संघर्ष समिति, इसने और तमाम काम किए, जैसे जो भी साहित्यकार हैं, अगर हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं माना जा रहा है तो अगर किसी हिंदी की समिति में वो सदस्य हैं तो त्यागपत्र दे दें। तमाम ऐसे बिंदु बने। तो कुल मिला के कहने का मेरे आशय ये था, इसमें महादेवी वर्मा थी, उपेंद्र नाथ अष्ट थे, जगदीश गुप्त जी थे और बहुत सारे विद्वान सक्रिय थे हिंदी को लेकर। तो ये मुख्य रूप से ये इस किताब का पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है हिंदी के शुरुआती संघर्ष को जानने के लिए। हिंदी की जो कोशिशों की कि अपने ही देश में अपने ही लोग थे, यद्यप उसमें कुछ तो भाषाई मजबूरियां भी थी और कुछ जो प्रशासनिक और राजनेता थे उनके कह सकते हैं कि आग्रह या दुराग्रह भी थे, तमाम तरह की बातें थी। तो हिंदी को किस तरह से लेकर, तो आप ये जान लें कि वो समस्या आज भी है। आपको स्थान स्थान पर, अभी मैं आगे और उस तरह की समस्याओं पर भी थोड़ा बहुत आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि किस तरह से आज भी हम उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये तो था। अच्छा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा उर्दू को भी ऐड कर दूं इस पूरे किताब और इस पूरे संघर्ष के पक्ष से। इसमें एक लेख है अनंत शयनम आयंगर का। अनंत शयनम आयंगर, दक्षिण भारत का नाम आयंगर से प्रतीत होता है। इनका एक इसमें आर्टिकल है, काफी बड़ा है, उन्होंने अलग अलग ढंग से बात की है। उन्होंने एक अलग, बस ऐसे डेढ़ पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के अलग अलग शीर्षक से उसमें लेख हैं। उसमें एक उनका एक 1.5-2 पैराग्राफ का एक छोटा सा उनका एक कथन है, पाकिस्तान के बाद। उसका टाइटल है पाकिस्तान के बाद। अब उसमें उन्होंने जो मुख्य रूप से कहा है वो ये कहा है कि जब पाकिस्तान बन गया, एक अलग कंट्री बन गई, तो हिंदी ही हिंदुस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान को कोई पाकिस्तान का कोई जो है इसमें अरे उर्दू का कोई रोल नहीं होना चाहिए भाषा के स्तर पे। पूरी तरह से हिंदी को ही स्थापित होना चाहिए। अभी वो किताब भी है, मैं वो पढ़ भी सकता हूँ, आपको वो सुना भी सकता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से वो ये है कि उनका कहना ये था कि जब पाकिस्तान बन गया है तो पाकिस्तान में उर्दू रहे और हिंदुस्तान बन गया है तो हिंदुस्तान में हिंदी रहे। ये उनका विशेष रूप से एक तर्क था अनंत शयनम आयंगर का। तो मैं इस बिंदु को मैं इसलिए विशेष रूप से उद्धृत कर रहा हूं कि जो हिंदी उर्दू का जो बंटवारा है वो उसके मुख्य रूप से तीन आधार उसके हैं। एक तो हिंदी उर्दू, एक तो ये अपने आप है ही एक भाषा का, एक कि ये हिंदी है, ये उर्दू है। दूसरा ये कि हिंदू हिंदी से जुड़ गए और
उर्दू, मुसलमान, ये जोड़ा गया क्योंकि बेसिक रूप से धर्म दोनों के अलग हैं। तो हिंदू मुस्लिम, हिंदी उर्दू, और रही सही जो कसर थी वो पूरी हो गई हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप उसे इंडिया पाकिस्तान कहें, भारत पाकिस्तान कहें, लेकिन बेसिकली वो दो देशों का बन जाना। और धार्मिक आधार पे, तो भारत का तो धार्मिक आधार पे नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का ज्यादा ये रहा कि उसका, तो ये जो हिंदी और उर्दू का फर्क था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाने से वो खाई और चौड़ी हो गई, ये कहने का। और ये उसी समय से था, माने अनंत शयनम अकेले ऐसे नहीं थे सोचने वाले, उनके साथ और तमाम लोग थे। तो जब आज और ये समस्या आज इस तरह से रिलेट होती है कि आज अगर हम उर्दू की पक्षधरता की बात करें तो ये होगा कि अरे ये तो पाकिस्तान नहीं है ना। इस तरह से आप, ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई बहुत जायज तर्क है भाषा के लिहाज से। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं कहते कि इंग्लैंड थोड़ी है, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदुस्तान है, हिंदी में बोलिए। भाषा के साथ ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, लेकिन जो समस्या है मैं उस समस्या पर बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के क्रम में ही ये कह रहा हूं कि हिंदी और उर्दू का जो बंटवारा और गहरा हुआ वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के कारण ही हुआ। और हिंदी आंदोलन से जुड़े लोगों ने उसी समय से ये कहना शुरू किया था और कहा भी था। तो ये एक मुख्य रूप से, तो इस पूरी बहस में मुख्य रूप से इस किताब और इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जो बात आ रही है वो यही कि हिंदी और उर्दू दोनों ने अंग्रेजी से संघर्ष किया, आपस में तो जो हुआ वो हुआ ही, अंग्रेजी से संघर्ष किया और अपना रास्ता स्वयं निकाला। हिंदुस्तानी की अवधारणा जो थी वो केवल बोलचाल तक रह गई। उर्दू को केवल मुसलमानों से जोड़कर देखा जाने लगा, जबकि पूरे समाज की उपज थी, सारे लोगों ने मिलकर। और पहले तो जो भी पाठशालाएं थी, आप उन्हें मदरसा कहें, लेकिन वो मदरसा वो उस लिहाज से नहीं, दीनी तालीमात वाले जो छोटे मोटे विद्यालय होते भी थे पहले, सब जगह वो फारसी और उर्दू ये सब पढ़ाई जाती थी और हर जात के बच्चे पढ़ते थे। पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो कहावत ही थी। तो हिंदी का संघर्ष भले ही उर्दू को विस्थापित करने में रहा, परंतु वह अंग्रेजी को विस्थापित नहीं कर पाई। तो इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस क्रम को भी ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। और दूसरी किताब में जो अपने सुनने वालों से, देखने वालों से, विशेष रूप से हिंदी और हिंदी से जुड़ी जो तमाम समस्याएं हैं उसको समझने के लिए मैं किताब सजेस्ट करूंगा। ये किताब है हिंदी का पक्ष। ये पंकज बिष्ट आप जानते होंगे, बहुत ही चर्चित पत्रिका समयांतर, वो उसके संपादक रह चुके हैं पंकज बिष्ट और जाने माने लेखक हैं। पंकज जी की किताब है हिंदी का पक्ष, और ये इनके छोटे छोटे लेखों का एक संग्रह है जो अलग अलग समय पर लिखे गए थे हिंदी भाषा को लेकर, समयांतर में भी लिखे गए थे कुछ उसमें से। तो उसको सब इकट्ठा करके इन्होंने किताब हिंदी का पक्ष, वाग्देवी प्रकाशन से ये 2008 में ये किताब आई थी। इस किताब को भी मैं, इस किताब का मैटर भी मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, और वो जिस समस्या को पंकज जी रख रहे हैं इस किताब के माध्यम से और उनकी जो पूरी अप्रोच है वो भी इस भाषा, हिंदी भाषा की समस्या है। तो ये मैं थोड़ा सा इशारा करूंगा उन बातों की ओर, जबकि ये किताब उस पर बहुत विस्तृत चर्चा करेगी और एकदम ये आधुनिक राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी पर बहस करने वाली किताब है। इसलिए भी अभी एक दूसरी किताब भी है
और अभी एक किताब है जो ऐतिहासिक पे भी जाएगी, क्रम मैंने यूं ही रखा है, आगे पीछे हो जाएगा। इसमें जो अप्रोच है मुख्य रूप से हिंदी को लेकर, वो पंकज जी एक अच्छी स्थापना करते हैं। वो कहते हैं कि इतने बड़े भूभाग में, ये जो पूरा भारत का है, सर्वमान्य भाषा की जब बात होती है, जैसे हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, पूरा राष्ट्र जिस बात को ले, तो इनका कहना यह है कि सर्वमान्य भाषा की समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया हम लोगों ने। अब वो चाहे सरकार ने, चाहे अन्य लोगों ने, जिसने भी, बल्कि ये कहते हैं कि जो अंग्रेजी को हम लाते हैं एक सर्वमान्य भाषा के रूप में, तो वो एक बहुत आसान सा समाधान हम प्रस्तुत करते हैं पूरे भारत की एक सर्वमान्य भाषा के लिए। चूंकि वो जो समस्या है सर्वमान्य भाषा की, वो बहुत मुश्किल है, कठिन है, उस पर गंभीरता से उससे हल करने की आवश्यकता है। तो अंग्रेजी को लाते हैं जब और हिंदी को रिप्लेस करते हैं, तो एक हम बहुत आसान हल पा जाते हैं। तो ये दूसरा जो प्रश्न उठाते हैं, तो ये तो राष्ट्रभाषा के प्रश्न की समस्या हिंदी से संबंधित। दूसरा, एक ये भी कहते हैं कि पंकज जी की जो अंग्रेजी को हम वर्चस्व में रखते हैं, अंग्रेजी को जो सर्वोपरि रखते हैं, अब मान लो सरकार तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है राजभाषा के रूप में स्थापित करके, लेकिन जन सामान्य का अंग्रेजी के प्रति, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का जो भी रोल चल रहा है, जो भूमिका इसकी है, वो किस तरह की मानसिकता का मामला है, समस्या कैसी समस्या है। इसमें वो एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाते हैं कि हम सामंती युग से मुक्ति पाके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो पहुंच गए लेकिन हम पूरी तरह से भाषा के स्तर पे डेमोक्रेटिक नहीं हो पाए हैं, हम लोकतांत्रिक युग में नहीं पहुंच पाए हैं। भाषा के क्षेत्र में बार बार अंग्रेजी के शब्दों का विशेष रूप से मैं खुद प्रयोग कर रहा हूं, और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं कि जो मेरे पाठक हैं या जो भी श्रोता हैं वो हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो एक अलग बहस है। पंकज जी की यह भी अप्रोच है कि अंग्रेजी का जो तबका है, जो पढ़ लेता है, जो वर्ग, वो उसी तरह की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है जैसे सामंती मानसिकता रही है, जिससे हमने मुक्ति पाई। जातीय और वर्गीय श्रेष्ठता का भाव पैदा करना अंग्रेजी के वर्चस्व से। हमारी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी मीडियम में हुई, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये पैदा करते हैं, कहते हैं कि एक लंबे समय तक गुलामी के कारण हम अपना भाषाई आत्मविश्वास खो चुके हैं। पंकज जी का कहना है हम हीनता के शिकार हो गए हैं, इसलिए भी हम अंग्रेजी को। अगला एक प्रश्न ये उठाते हैं कि नवीन ज्ञान जो आ रहा है या आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो आ रहा है, वो अंग्रेजी बोलने वाले और अंग्रेजी जहां पर बोली जाती है उन देशों के वैज्ञानिकों द्वारा आ रहा है, तो अपने आप उनका वर्चस्व हो जा रहा है। अगर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज कोई खोज लेके आएंगे, कोई इन्वेंशन, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, तो वो इंग्लिश में ही उसका इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश में ही उसकी सारी चीजें लेकर आएंगे। तो ये भी एक कारण है कि हिंदी में उस मौलिकता की कमी है, हम पिछड़ रहे हैं कहीं न कहीं से। ये भी एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और एक चाहे उसे आप पॉजिटिव कहें या आप उसे समझौतावादी कहें, एक बिंदु मैंने ये भी पंकज जी की किताब से फाइंड आउट किया कि वो कहते हैं कि हमने इतना दिन तक अंग्रेजी में काम किया है कि हमको महारत हो गई है अंग्रेजी पे, हम एक्सपर्ट हो गए हैं अंग्रेजी में, इसलिए अंग्रेजी हमारे लिए बहुत सामान्य सी लगती है और हम उसे एक समस्या के रूप में नहीं देखते। ये भी उनका एक पक्ष है, कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से आप देखें कि अगर इस पर और बहुत आपको विस्तार में पंकज जी के, और बहुत ही वैचारिक किताब है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विचारों में भी वामपंथ दक्षिण पंथ के खानों को भी समझते हुए ये भाषा पर अच्छी बहस करने वाली किताब है, हिंदी का पक्ष जो विस्तार में। अब देखिए, एक उद्धरण में इनका भूमिका में इन्होंने लिखा है, मैं वो पढ़कर फिर मैं अगली किताब पे आऊंगा और अगले उस पे भी आऊंगा। अंग्रेजी का बड़ा लाभ मात्र आधुनिकतम ज्ञान के ही संपर्क में आना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से अपनी विशिष्टता, जनता की सत्ता और ज्ञान से दूरी को भी आसानी से बनाए रखा जा सकता था। दूसरे शब्दों में, जो काम ब्राह्मणवाद नियमों के तहत संस्कृत से कर रहा था, वह अंग्रेजी के माध्यम से आधुनिक ज्ञान की आड़ में किया जा रहा है। विडंबना देखिए, एक और एक छोटा समुदाय ज्ञान और सुविधा के अंतरराष्ट्रीय मानकों के समानांतर चल रहा है, तो दूसरी ओर देश की 80% जनता जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ती जा रही है। माने इनके कहने का मतलब है कि जो काम कभी संस्कृत और फारसी करते थे, एलीट क्लास लैंग्वेज, वही काम इस समय अंग्रेजी भाषा के जानकार लोग कर रहे हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जो इस देश के ऐसे हैं कि जो वैश्विक समानांतर यात्रा में और उस दौड़ में शामिल हैं। बाकी जनता जो हिंदी भाषी है वो कितनी पिछड़ी हुई है, किस तरह से है। तो ये भी है, पूरा विस्तार से उन्होंने इसकी थियरी को समझाया भी है। और वो एक बात की ओर और आगाह करते हैं पंकज जी, वो कहते हैं कि अभी जब हिंदी की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि अरे आजकल तो हर जगह हिंदी, मोबाइल में हिंदी आ गई, फेसबुक पे हिंदी है, व्हाट्सएप में हिंदी है, तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर में हिंदी में टाइप करो, गूगल इनपुट है, तमाम चीजें हैं। लेकिन वो इस खतरे से आगाह करते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी अगर आईटी सेक्टर में कम हो गई और हिंदी बढ़ गई, जो भी हिंदी वाले हैं, केवल हिंदी ही नहीं बांग्ला में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में भी टाइपिंग के तमाम ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि आ चुके हैं। आप मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। लेकिन उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो भाषा का आप फैलाव देख रहे हैं, ये ज्ञान, विज्ञान और प्रशासन की भाषा से अलग है। ये संपर्क भाषा के रूप में आप हिंदी को इस तरह से भले फैला दे रहे हो, लेकिन अगर आप जाएंगे फिलॉसफी पे कोई किताब ढूंढने, एजुकेशन पे, साइकोलॉजी पे, तो आपको अच्छी किताबें जो मिलेंगी, वैश्विक स्तर की किताबें जो इंग्लिश में मिलेंगी, या नया चिंतन हो रहा है तो इंग्लिश में किताबें आ रही है। प्रशासन में आप जाएंगे तो ये आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किसी भी शंका अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल समझा जाएगा। आप लॉ की किताबों में, तमाम क्षेत्र है प्रशासन का, न्यायपालिका का, जहां आप जाएंगे तो आपको अंग्रेजी का वर्चस्व। तो पंकज जी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हिंदी का फैलना ज्ञान विज्ञान में और प्रशासन में हिंदी का फैलना नहीं है। ये इस मुकालते में रहने की जरूरत नहीं है कि हम, और जिस तरह से एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक संप्रभु राष्ट्र में भाषा की जो हैसियत होनी चाहिए वो हिंदी की हैसियत नहीं है।
अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हिंदी का बढ़ जाना एक तरह से उनको अपनी मार्केट बढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सकें। आप ये मत समझें कि वो हिंदी का ही ऑप्शन दे रहे हैं बांग्ला वाले को, तेलुगु को, तमिल को और मलयालम को। वो सारी लोकल लैंग्वेज को भी उनके स्तर पे उनको जिंदा रखते हुए उनको मौका दे रहे हैं। तो आप किसी तरह से ये ना समझें कि ये हिंदी का कोई बहुत विकास है। बस जो उनकी बनाई हुई व्यवस्था है उसमें आपके हिंदी को भी वो स्थान दे रहे हैं बस। इसमें बहुत सारे लेख हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से वो एक और छोटा सा जो मैं कह रहा था ज्ञान विज्ञान, उन्होंने बैंक और मेडिकल और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप जाएं तो उनका मैनुअल इंग्लिश में ही मिलेगा, उसी पे आप साइन करें। कहते हैं, पंकज जी ने बहुत अच्छा लिखा कि अगर कार खरीदने जा रहा है कोई और उसके पूरे टर्म एंड कंडीशंस की जो फाइल है वो इंग्लिश में है, उस पर वो साइन कर रहा है तो चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर ट्रक खरीदने वाला, ऑटो खरीदने वाला, छोटे सा एक माल ढोने वाला अगर कोई ऑटो है तो भी आप इंग्लिश में ही उससे साइन करवा रहे हैं। इससे क्या है कि जो अभी मैंने उदाहरण पढ़ा कि सत्ता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इससे आप दूरी रखें, जनता को पता ही ना चले कि क्या आया, पूरा विधेयक आया तो उसमें क्या है क्या नहीं है। इंग्लिश में डिब्बे पर सारी चीजें लिखी हों तो वो समझ ही ना पाए कि इसमें क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला। तो एक ये जो दूरी बनाने का एक जो है तरीका, ये भी है कि भाषा के पीछे की जो राजनीति है वो भी एक समस्या है कि हमें उन सब चीजों से दूर रखा जा रहा है। यहां तक कि हिंदी फिल्मों को में काम करने वाले, उसको बनाने वाले एक्टर, डायरेक्टर और पूरी टीम जो हिंदी की ही कमाई खाते हैं पूरी जिंदगी भर, वो भी जब आपस में बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और सारी चीजें करते हैं तो वो सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि हिंदी के लिए काम करने वाले। तो एक तो ये भी है कि, और इन्होंने ये भी एक समस्या और भी पंकज जी ने चलते चलते कि जो हिंदी पट्टी है ये हिंदुत्व से ज्यादा जुड़ी हुई है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार की जो जहाँ पे हिंदी प्रदेश है, तो इसको इस रूप में ये देखते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोगों को हिंदुत्व से जोड़ना किसी भी पार्टी के लिए आसान होता है, या और लोगों जो हिंदी भाषी हैं वो हिंदी पट्टी वालों को हिंदुत्व से जोड़कर ज्यादा देखते हैं। ये भाषा हिंदू का एक इनबिल्ट जिसे कह लें एक फॉर्मेट है। ये भी एक समस्या है कि अगर कोई हिंदी वाला हिंदुत्व के मुद्दे पर अलग राय रखता है, उसकी विचारधारा अलग है, वो सांप्रदायिक नहीं है, तो भी वो उसी भाषा का होने के कारण वो उस तरह से समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो ये भी उस एक अनैच्छिक उस पर आप समझ लें कि एक अभियोग है या आरोप है उस पर जो लगता है। तो ये भी भाषा का। अंत में एक प्रश्न भी उठाते हैं पंकज जी कि राजभाषा हिंदी के नाम पर या केवल हिंदी के नाम पर जो भी विकास उसका करने के लिए, चाहे वो विश्व हिंदी सम्मेलन हो, चाहे राजभाषा आयोग हो, या हर विभागों का अलग अलग राजभाषा का, जैसे बैंक का राजभाषा विभाग अलग है, रेलवे का अलग, जो केंद्र सरकार के विभाग हैं, तो उन्होंने कितना हिंदी का विकास किया या कितना पहुंचाया, किस तरह से किया। बहुत सारे मैनुअल आज भी बैंक और चीजों के वो हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में ही है, और आम आदमी अगर वो हिंदी में हो भी जाते हैं तो उसको पढ़ के वो समझ ही नहीं सकता, उसका अर्थ ही नहीं निकाल सकता। इस तरह से मशीन ट्रांसलेशन जैसे वो हैं,
इस परिप्रेक्ष्य में अगली किताब जो है वो मैं थोड़ा सा ही जिक्र करूंगा उसका, वो ऐतिहासिक संदर्भ की किताब हिंदी उर्दू को लेकर मुख्य रूप से मैंने उसका चयन किया। सुनीति कुमार चाटुर्जिया, कहीं कहीं हम लोग चटर्जी भी नाम देखते हैं, सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीत कुमार चाटुर्जिया की किताब है भारतीय आर्य भाषा और हिंदी। बहुत सारी भाषाओं पर, भारतीय आर्य भाषाओं पर बहस करते हुए 1954 में ये किताब राजकमल से प्रकाशित हुई थी। ये तो उपलब्ध भी है, ये मिल जाएगी, इसके कई संस्करण आ चुके हैं। इसमें एक अध्याय उन्होंने लिखा है पूरा हिंदी, ब्रैकेट में लिखा है हिंदुस्तानी, स्थान से हिंदुस्तानी, ब्रैकेट बंद, की समस्याएं तथा उन्हें हल करने के लिए प्रस्तावित सुझाव। हिंदी हिंदुस्तानी की समस्याएं तथा उन्हें हल करने के, इसमें इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, वो सुझाव बहुत विस्तृत हैं, व्याकरणिक अधिक हैं, इसलिए मैं उसके सुझाव में नहीं जाऊंगा, वो आपको अगर पढ़ना हो तो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो 3 समस्याएं जो उठाई हैं, मैं केवल उन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। और वो समस्याएं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बहुत सारी समस्याओं का तो हल निकाल लिया गया है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी ऐसी हैं जो हल नहीं हो पाई हैं। 3 समस्याएं जो मुख्य रूप से ये हिंदी, और हिंदी कौन वाली हिंदी, हिंदुस्तानी वाली हिंदी, इसीलिए बार बार ये ब्रैकेट में हिंदुस्तानी लिख रहे हैं। इसमें 3 समस्याओं को मुख्य रूप से बता रहे हैं। पहली तो कह रहे हैं कि संस्कृतमय हिंदी, बहुत ज्यादा ओवर संस्कृत कर देना हिंदुस्तानी में। दूसरा, फारसी अरबी युक्त हिंदी, माने हिंदी है और उसमें आपने फारसी अरबी अधिक मिला दिया, और इसको लिख क्या रहे हैं चटर्जी, फारसी अरबी युक्त हिंदी या उर्दू, माने हिंदी एक थी हिंदुस्तानी, अगर उसमें आप अरबी फारसी के शब्दों को अधिक मिला देंगे तो वो उर्दू हो जाएगी, ये इनके कहने का मतलब है। और तीसरा कह रहे हैं बाजारू हिंदी। बाजारू हिंदी का मतलब वो बहुत निगेटिव वाले अर्थ में नहीं है, नकारात्मक। बाजारू का मतलब बोलचाल वाली, एकदम आसान, जिससे हम संपर्क भाषा नाम देते हैं। तो इन तीनों तरह की भाषाओं को इन्होंने कहा है कि ये तीनों करना एक तरह से समस्या है, और इस पर विस्तार से इन्होंने चर्चा भी की है। और चूंकि सुनीति कुमार चाटुर्जिया भाषा विज्ञान के अधिकृत विद्वान माने जाते हैं, बांग्ला पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए इन्होंने जिस तरह से हिंदी उर्दू को देखा है, तो उसकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए इन्होंने कुछ जो भी अल्फाबेट हैं रोमन वाले, उस पर कुछ नोशंस घटा बढ़ाकर हम रोमन में कैसे लिख सकते हैं, और मूल रूप से जो शब्द संस्कृत के हैं उनको किस तरह से, ये सब सारी समस्याओं पे विचार किया है, जिसमें बहुत सारी समस्याओं का हल तो हम लोगों ने निकाल लिया है। लेकिन रोमन में हिंदी लिखना या रोमन लिपि में उर्दू लिखना वो कितना उपयुक्त है, ये आप खुद ही लिख कर देख सकते हैं कि अल्फाबेट्स 26 हैं, उर्दू से भी कम है, हिंदी से भी कम है, अंग्रेजी रोमन लिपि जो है उसके अल्फाबेट्स, तो जाहिर सी बात है कि ध्वनियां कम हैं, विकल्प कम है, तो इसलिए रोमन लिपि पूरी तरह से तो नहीं वो प्रस्तुत कर सकती जो आप उर्दू और हिंदी में करना चाहते हैं। लेकिन इनके कहने का मतलब यह है कि हम हिंदी में ना तो बहुत संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करें और न बहुत अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करें। ये इस तरह से इस समस्या का हम एक निदान पा सकते हैं कि उसे उसके बाद भी इन्होंने उसमें तमाम
जो समस्याएं आती हैं उस पर विचार किया है। जैसे लिपि की समस्या, जिसको मैंने शुरू में ही कहा था कि लिप्यंतरण की तमाम समस्याएं दूर कर ली गई हैं। सांस्कृतिक शब्दावली की समस्या, माने जो कल्चरल बैकग्राउंड के शब्द आते हैं, इस्लामिक कल्चर के, हिंदू कल्चर के, पुराणों के शब्द, उपनिषदों के, या जो इस्लामिक बैकग्राउंड में हदीस की कोई शब्दावली है, कुरान की शब्दावली है, तमाम चीजें जो आती हैं, तो उसको कैसे किया जाए, ये भी एक समस्या है। और वो समस्या अनुवाद वाली समस्या की बात नहीं है, उसको किस तरह से बरता जाए, किस तरह से भाषा में उसको सम्मिलित किया जाए अपने पूरे अर्थों के साथ, उस समस्या पर सुनीत जी ने विचार किया है। और व्याकरण की समस्या पर भी विचार किया है, जिसको तो हम दूर भी कर सकते हैं। व्याकरण की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो ये मुख्य रूप से इस किताब की, और इन्होंने जो समस्याएं उठाई हैं सुनीत जी ने, उसके बहुत वैज्ञानिक हल देने के प्रयास किए हैं, एक साइंटिफिक मेथड। लेकिन होता क्या है कि साइंटिफिक मेथड तर्कसंगत रूप से तो ठीक रहता है, कि जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग हम उसे लेबोरेटरी में करते हैं तो अच्छा है, वो कर ले जाते हैं, उसके लिए एक उपयुक्त वातावरण आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं। लेकिन जहां तक भाषा के बारे में बहुत वैज्ञानिक उसके सॉल्यूशंस हैं, निराकरण हैं, वो बहुत प्रभावी नहीं होते, क्योंकि व्यावहारिकता जो है ये बहुत दूसरी तरह से चलती है। तो इनके हल तो हैं तर्कसंगत, लेकिन वो बहुत चल नहीं पाए, बहुत वो एक तरह से कहें कि वो बहुत सस्टेन नहीं कर पाए भाषा के परिप्रेक्ष्य में। और एक किताब मैं जिक्र करूंगा, हिंदी में हम, अभय कुमार दुबे की ये किताब है, हिंदी में हम, और वाणी प्रकाशन से 2015 में। ये काफी मोटी किताब है। अभय कुमार दुबे एसोसिएट प्रोफेसर हैं CSDS में, सामाजिक सरोकारों से संबंध में जो शोध करने वाली एक संस्था है। और भाषा भी चूंकि समाज का एक बहुत मजबूत और एक महत्वपूर्ण पक्ष है, तो इस वजह से इन्होंने भाषा पे भी बहुत कुछ लिखा है, और अलग अलग लेखों को एक जगह इकट्ठा करके और बहुत नए तरीके से भाषा की समस्याओं पर विचार करने की कोशिश अभय कुमार दुबे जी ने की है। बहुत परंपरागत चीजों को, हालांकि जो आधार मानते हैं अभय जी, वो मुख्य रूप से डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की जो थियरी है भाषा के संबंध में, वो अभय जी के यहाँ बहुत बुनियादी रूप से है। क्योंकि अच्छा, वो इसलिए नहीं कि ये कोई विशेष आग्रह है, बल्कि इसलिए कि रामविलास शर्मा जी को मैंने भी जो पढ़ा है, उससे जो समझा है, वो ये है कि जो बुनियादी बातें हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो तथ्य के आधार पर और इतिहास के संदर्भ में जिस प्रकार से शर्मा जी ने प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही व्यापक है और बहुत ही अपरिहार्य है। माने आप उससे बाहर जाकर आप कुछ भाषा के बारे में, हिंदुस्तानी जो भाषा है, जो इतिहास रहा है, उस पर आप शर्मा जी से बाहर जाकर कुछ नया नहीं ला सकते, कर सकते, और अप्रामाणिक ये भी है। तो इसलिए शर्मा जी को बार बार उद्धृत करना एक तरह से भाषा के सही इतिहास को बार बार फॉलो करना है, ये भी है। शर्मा जी जिस तरह से उन्होंने चीजों को रखा है, काम किया है भाषा पे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई वाद के चलते उनको फॉलो करना नहीं है, बल्कि तथ्यपरक और प्रामाणिक बातों को फॉलो करना है, शर्मा जी को फॉलो करना। तो
एक अध्याय इसमें लिखा है अभय जी ने, हिंदी की हैसियत, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में जो हिंदी की हैसियत है आजादी के पहले का मतलब संविधान निर्माण के पहले के तमाम ऐतिहासिक तथ्यों को उद्धृत करते हुए, और फिर संविधान निर्माण के बाद की जो हिंदी की हैसियत है उस पर अभय जी ने इस अपने लेख में इस बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। और अभय कुमार दुबे जी की एक विशेषता है कि वो संदर्भों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, उसको लिखित करते चलते हैं। वो कहीं भी अपनी तरफ से चीजें नहीं रखते कि आप उसका संदर्भ न समझ पाए। एक एक पैराग्राफ में 3-3 4-4 संदर्भ देते हुए नजर आते हैं, बहुत तथ्यपरक बातें करते हैं। तो इन्होंने उस पूरे प्रकरण को कि किस तरह से राजभाषा ये बनी, किस तरह से पहले थी, किस तरह से बाद में, डॉक्टर रघुवीर का भी जिक्र इन्होंने किया है, किस तरह से उन्होंने काम करके इसको राजभाषा के रूप में स्थापित करने में सहयोग किया, वो भी इन्होंने उसमें किया है। तो और राष्ट्रभाषा बनने में क्या दिक्कतें हैं और क्यों नहीं हो पा रही, ये भी इन्होंने उसमें स्पष्ट किया है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच जो हिंदी का एक दोलन है वो इस लेख में, जिसको विस्तार से समझना हो, पढ़ना हो, वो समझा जा सकता है। एक लेख इसमें अंग्रेजी में हिंदी का ज्ञान कांड, हिंदी में हिंदू सेकुलर, और तमाम लेख हैं। और हर लेख पर बहुत एक छोटे से बिंदु पर 10-10, 15-15 पेज के लेख उद्धृत किए गए हैं समस्याओं को। अंग्रेजी में हिंदी का मतलब है इनका कि अंग्रेजी राज में हिंदी विशेष रूप से। तो इन्होंने मुख्य रूप से इसमें इस बात को फोकस किया है, जिस समस्या को हम पहले भी विचार कर रहे थे कि ये जो हिंदी और उर्दू का जो बंटवारा हुआ और हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग को बढ़ाया जाए और उर्दू में अरबी फारसी के शब्दों को बढ़ाया जाए, ये जो पैटर्न था ये अंग्रेजों के समय से ही शुरू हो गया था। उन्होंने ही ऐसा करना, फोर्ट विलियम कॉलेज, जो लल्लू लाल और इंशाअल्लाह खां, तमाम लोगों की जो टीम बनी थी, वो एक अलग पूरा अध्याय है। तो ये बता रहे हैं कि ये अंग्रेजों के समय से ही ये शुरू हुआ था, उसके बहुत पहले का नहीं है ये अलगाव, हिंदी और उर्दू को इस तरह से अलग करना। और हिंदी में हिंदू सेकुलर एक अध्याय है, इसका भी वो जो मैं जिक्र कर रहा था, जिसको पंकज बिष्ट जी के यहाँ मैंने कहा कि हिंदी पट्टी में हिंदुत्व का विशेष रूप से एक आरोपण, एक प्रोजेक्शन, वो उस बात को अभय जी भी उठाते हैं कि हिंदू लेखक से एक सेकुलरिज्म की एक उम्मीद की जाती है, एक धर्मनिरपेक्षता, और वो है भी, वो करते भी हैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, इस तरह से सामाजिक अनैतिकता जो है तो उसके खिलाफ। तो इस बिंदु पर अभय जी ने भी, मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, कुछ और बिंदु भी छूने हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है हिंदी भाषा और हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता को लेकर पूरा भाषा के साथ, क्योंकि हम लोग भाषा के बाह्य समस्याओं पर उसके विचार कर रहे हैं, इसलिए जो एक ये आयाम बन रहा है हिंदी के साथ, हिंदुत्व वाला और धर्मनिरपेक्षता वाला, वो भी इस भाषा के साथ ही बिल्ट है, ये भी समझना होगा हमें। उस पर भी चर्चा की है अभय कुमार दुबे ने, और इसको आप विशेष रूप से हिंदी में हम है ये किताब, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और बाकी उसके बाद इन्होंने और बिंदुओं पर भी चर्चा की है कि हम बहुत सारी चीजों को जो पूरी तरह से अंग्रेजी समाज और अंग्रेजी मानसिकता की थी, उसको हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे
क्रिकेट की बहुत सारी कमेंट्री और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिल्कुल अंग्रेजी में, तो उस अध्याय का नाम ही इन्होंने रखा है कि हिंदी में कवर ड्राइव। अब कवर ड्राइव आप कमेंट्री सुन रहे हैं और उसमें कवर ड्राइव का भी शब्द आया कि मारा गया, तो तमाम जो अंग्रेजी के शब्द हैं क्रिकेट में, किस तरह से हम लोग हिंदी में उन्हें बरत रहे हैं और कर रहे हैं। हालांकि ये समस्या के रूप में नहीं है, लेकिन हिंदी का एक बदलता हुआ स्वरूप अवश्य है कि जिसके खतरों को भी आप अभी फिलहाल नहीं उतना आप उसको पूर्वानुमान कर सकते जितना समय के साथ साथ आएगा। तो ये किताब थी। और मैं एक किताब, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक किताब का जिक्र और करूंगा, फिर मेरे ख्याल में समय भी हो जाएगा पूरा। ऐतिहासिक संदर्भ की जिसकी बात मैंने सबसे पहले हिंदी आंदोलन वाली किताब की थी, उसी संदर्भ की ये किताब है। और ये किताब 1932 में हिंदुस्तानी एकेडमी से आई थी, बाद में ये आउट ऑफ प्रिंट हो गई, फिर से प्रकाशित इसको किया है राजकमल ने, राजकमल प्रकाशन दिल्ली ने। पुस्तक है हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश भी कहीं कहीं पद्म सिंह शर्मा, कमलेश भी मिलता है नाम, पद्म सिंह शर्मा जी की किताब है ये। और किताब क्या है, ये इनके व्याख्यानों का संकलन है, कई अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पे जो इन्होंने, एक हिंदुस्तानी एकेडमी जो बनाई गई थी 1924 या 26 में, शायद 26 में बनाई गई थी, जो प्रयाग में स्थित है, अभी वो कार्यरत है इस समय, उदय प्रताप सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं। तो ये संस्था जो हिंदुस्तानी एकेडमी, अब आप देखें इसका नाम हिंदुस्तानी और एकेडमी भी है। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब साहित्य एकेडमी बन रही थी तो तमाम हिंदी के विद्वानों ने, जिसमें महादेवी वर्मा सबसे अधिक मुखर थी, कि साहित्य के लिए जो संस्था आप बना रहे हैं तो एकेडमी क्यों नाम आप उसका रख रहे हैं, कुछ और रखा जा सकता है हिंदी के शब्द को। लेकिन हुआ ये कि उसकी हिंदी बनाई गई और एकेडमी की हिंदी अकादमी कर दी गई। बस इतना ही, एक नया शब्द, जैसे टेक्निक को तकनीक बना दिया गया, ऐसे तमाम शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में, लेकिन बदला नहीं गया साहित्य अकेडमी को साहित्य अकेडमी। उसी तरह हिंदुस्तानी एकेडमी, तो हिंदुस्तानी एक रास्ता निकालती थी हिंदी और उर्दू के बीच का। तो बहुत सारा काम किया इन लोगों ने, हिंदी के कवियों विद्वानों को लेकर, उर्दू के कवियों विद्वानों को लेकर। लेकिन एक विशेष बात ये रही कि हिंदुस्तानी एकेडमी की जो भी चीजें आई, वो मेरा ख्याल है कि उर्दू की तो शायद ही मेरी नजर से कोई गुजरी हो या पहले होता रहा हो, लिपि उसकी देवनागरी ही रही, लेकिन भाषा का बर्ताव जो रहा वो हिंदुस्तानी का रहा। उसमें बहुत सारे व्याख्यान पद्म सिंह शर्मा जी ने दिए थे हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी को लेकर, उन्हीं का संकलन है। और बहुत ही, समझिए, बहुत ही आसान ढंग से, और वो किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है तो 1932 में अगर वो किताब आई है तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले वो व्याख्यान हुए रहे होंगे, और शर्मा जी तो और सीनियर थे भी। बाद में प्लेग से उनकी, बिजनौर के रहने वाले थे, प्लेग से उनकी मृत्यु आकस्मिक हुई बीमारी में। तो वो जो बातें की है वो बहुत प्रामाणिक बातें हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूं। और प्रामाणिक के साथ साथ हिंदी के जो विद्वान थे, हिंदी की चेतना से संपन्न, वो इन सब विषयों को और इस पूरे प्रकरण को, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी को किस तरह से देखते थे। शर्मा जी उसका एक आप कहें कि नमूना है, या आप ये कह लें कि उसका प्रतिनिधित्व करके नजर आते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके रिप्रेजेंटेटिव वो हैं, लेकिन बहुत बड़े तबके, बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व वो
इन सब मुद्दों पर करते नजर आते हैं, क्योंकि उनसे सहमत होने वाले बहुत सारे विद्वान थे उनके समकालीन। इसमें ये भी 2012 में लोक भारती से पुनः प्रकाशित होकर आ गई है, तो आप इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आप ज्यादा जानना चाहें इन विषयों पर। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, पहला अध्याय ये है। दूसरा है नाम भेद का झगड़ा। तीसरा है हिंदी। चौथा रेख्ता। फिर उर्दू, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, हिंदी के कुछ और नाम। अब आप समझिए कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, रेख्ता, खड़ी बोली और कुछ और नाम, इतने नाम आप जो सुनते हैं वो किस रूप में, किस आधार पे अलग हैं और क्यों उसका वही नाम है, इस पर अलग अलग इसमें आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे चैप्टर 4-4, 5-5 पेज के, और आप अवधारणा के स्तर पे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि अब हमें रेख्ता किसको कहना है, उर्दू किसे कहना है, हिंदुस्तानी किसे कहना है, या खड़ी बोली किससे कहना है। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग इन सब भाषाओं के बनने की प्रक्रिया के गवाह थे। उर्दू और रेख्ता तो पहले की थी, लेकिन खड़ी बोली का जो स्वरूप बन रहा था, हिंदी जिस तरह से बन रही थी, हिंदुस्तानी परंपरा से कैसे, ये संक्रमण काल के लोग थे, है ना। तो आप देखते हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने इसमें व्याकरण भेद क्या है इन भाषाओं में, पिंगल भेद क्या है, पिंगल और छंद के मामले जो हैं, लिपि भेद क्या है, ये सारी चीजों को इन्होंने, और हिंदी कविता में फारसी अरबी के शब्द, इस पर भी इन्होंने एक अध्याय लिखा है। तो मुख्य रूप से मैंने जो इस किताब को आपके समक्ष रखा वो इसलिए कि उर्दू, हिंदुस्तानी, रेख्ता, खड़ी बोली, हिंदी, हिंदवी, इन सब की सही परिभाषा न जानने के कारण हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, हम अंतर नहीं कर पाते। तो एक तो इस किताब को इस कारण से भी पढ़ा जाना चाहिए, बहुत स्पष्ट ये करती है इन सब बिंदुओं को। एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक स्टेटमेंट जो मुझे लगा, और ये मैं फारूकी साहब से सुन चुका था, फारूकी साहब की किताबों को अनुदित करने के क्रम में, उर्दू से हिंदी करने में मेरी उनके साथ बहुत बैठकें होती थी, और उर्दू का आरंभिक युग जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, पहले उर्दू में आई थी, उर्दू का इब्तदाई ज़माना नाम से, फिर बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों ने भी एलिमेंट्री एज ऑफ उर्दू से उसको पब्लिश किया, और हिंदी में राजकमल से आई, 2007 में आई, उर्दू का आरंभिक युग। तो वो बात जो मैं सुनता था फारूकी साहब से, वो बात मुझे 1932 की किताब में, शर्मा जी की किताब में मिली, और जबकि फारूकी साहब 1935 के पैदा है, माने फारूकी साहब की पैदाइश के पहले की किताब में वो बात कही जा रही है। तो आप स्टेटमेंट देखें, जिस भाषा का नाम आजकल उर्दू प्रचलित है, इसके लिए उर्दू के पुराने लेखकों और कवियों ने हिंदी शब्द का ही अपने ग्रंथों में सर्वत्र व्यवहार किया है, उर्दू का नाम कहीं नहीं आया। ये पृष्ठ 23 पे, माने शर्मा जी कह रहे हैं कि आज जिसे उर्दू उर्दू कह रहे हो, कल को आपके बुजुर्ग इसी को हिंदी कहते थे, आप आज जिसे आप उर्दू कहने लगे। और यही बात फारूकी साहब भी कहते हैं कि उर्दू वालों जो ये उर्दू उर्दू करके लेके इसको जा रहे हो, यही हिंदी, इसको हिंदी कहो, हिंद में बोली जाने वाली भाषा हिंदी, कोई हिंदू से जुड़ा हुआ हिंदी का नहीं है, हिंदी शब्द भी हिंदुओं का दिया नहीं है, ये भी मुसलमानों का दिया हुआ शब्द हिंदी भी, वो हिंदू से जुड़ा नहीं है, वो हिंद की बोली, जैसे भारत की बोली जाने वाली भारती, चीन की भाषा चीनी, तो इस तरह से जो भाषा है वो हिंद की भाषा, वो हिंदी,
हिंद बोलना, हिंदी है हम, माने हिंद में रहने वाले, ये भी है, हिंद के रहने वाले हिंदी। तो कई तरह से उसका प्रॉपर नाउन में प्रयोग करते हैं। तो ये बात भी शर्मा जी ने लिखी है कि हिंदी नाम भी हिंदुओं का रखा नहीं है, और अमीर खुसरो तक से इसको जोड़ते हुए आए हैं कि हिंदी, हिंदुई, हिंदवी किस तरह से, क्योंकि जब हम उर्दू साहित्य का भी देखते हैं उद्भव तो वो अमीर खुसरो से ही शुरू होता है, और खड़ी बोली के इतिहास में भी हम जाते हैं तो वो भी अमीर खुसरो से ही शुरू होता है। तो वहां तो हिंदी है, तूतीय हिंद भी कहा जाता था उनको, कि हिंद से उठने वाली आवाज। तो ये भी मुख्य रूप से ये किताब है कि ये जो स्पष्ट करती है कि किस तरह से अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग बढ़ाकर उसी हिंदी को लोगों ने उर्दू बना लिया, और संस्कृत निश्चित शब्दों को बढ़ाकर किस तरह से हिंदी का उसमें बना लिया। तो इसका कोई इसका जातिगत धर्मगत बंटवारा नहीं है, ये भी शर्मा जी की किताब से स्पष्ट होता है। ये कोई धार्मिक समस्या और जातिगत समस्या नहीं है भाषा की। अगर हिंदी उर्दू आप अलग नजरिए से देख रहे हैं तो, अगर उसको समस्या मानते हैं तो, कि हिंदी को हिंदुओं से और उर्दू को मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं और आपको ये समस्या लगती है, तो ये गलत है और इस समस्या का कोई आधार नहीं है। ये भी है ये शर्मा जी की किताब से। तो बहुत सारे विवाद इस किताब का उल्लेख मैंने इसीलिए किया कि बहुत सारे तो विवाद ऐसे ही हैं कि जो जानकारी के अभाव में ही विवाद बने हुए हैं। तो ये है, और अंतिम किताब जो मैं उल्लिखित करके इसमें बहुत, मैं इसको इसमें के बिंदुओं को तो मैं बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन इस किताब का परिचय और एक किताब और है उसका भी मैं जिक्र जरूर करूंगा कि जो लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो ये एक किताब है, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक से आई है, रीडिफाइनिंग उर्दू पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये है, ये एडिटेड बाय अतहर फारूकी। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं और उर्दू के साथ किस तरह की राजनीति हुई एक भाषा के रूप में, रीडिफाइनिंग उर्दू पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये किताब है उर्दू का पूरा जो बाद का जो पूरा राजनीतिक, इसका जो एक तरह से उर्दू के चाहने वाले बहुत सारे लोगों का ये आरोप है, लगता है उसमें बहुत सारी सच्चाइयां भी हैं और बहुत सारी बातें सच नहीं भी हैं। उर्दू भाषी लोगों का या उर्दू प्रेमियों का ये आरोप रहता है कि हिंदी की जगह पर हमको किनारे किया गया, लेकिन मेरा ये जो मानना है मुख्य रूप से समस्या जो है वो हिंदी और उर्दू का कोई अब झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है, बल्कि ये दोनों अंग्रेजी द्वारा स्वीप आउट की जा रही हैं, किनारे कर दी जा रही हैं। मुख्य रूप से जो झगड़ा है वो या विवाद होना चाहिए वो अंग्रेजी के साथ होना चाहिए, क्योंकि हिंदी और उर्दू में तो लिपि का एक अंतर है बस। आप आसान करके व्याकरण और शैली, समाज, वो सब एक है। अगर अलग है कुछ भाषा के नाम पे तो वो अंग्रेजी है, उर्दू से भी अलग है और हिंदी से भी अलग है। तो ये हिंदी और उर्दू का विवाद नहीं है, ये अंग्रेजी के साथ दोनों के मोर्चे की बात है। लेकिन अब इसमें तमाम लोगों के आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण लोगों के आर्टिकल हैं। अतार फारूकी जी ने ये काम किया है इसमें, तो ये पढ़ सकते हैं आप उर्दू के और बातों के लिए। अंतिम किताब जो मैं कह रहा था बस 5 मिनट में, वो एक किताब है भाषा का सच। ये किताब मुख्य रूप से मीडिया स्टडीज ग्रुप जो अनिल चमड़िया जी चलाते हैं, जन मीडिया एक पत्रिका भी निकालते हैं, उन्हीं का प्रकाशन है मीडिया स्टडीज ग्रुप, उससे किताब है भाषा का सच। और ये संपादित किताब है, सपना चमड़िया और अवनीश ने मिलकर इसको संपादित किया है।
इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अलग अलग, कुछ बाहर के विद्वानों के भी हैं, विदेशी विद्वानों के भी। बलराज साहनी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल इसमें है, आजाद देश के गुलाम। अनिल चमड़िया जी का भी आर्टिकल है और तमाम लोगों के इसमें आर्टिकल हैं। और ये पूरी तरह से भाषा को अलग अलग वाद, और जैसे अलग अलग वाद का आशय मेरा ये है कि हम ह्यूमन सोसाइटी को डिफाइन करने के लिए जिन जिन थियरीज का प्रयोग करते हैं, चाहे पूंजीवाद हो, वामपंथ हो, दक्षिण पंथ हो, सामंतवादी मानसिकता हो, समाज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इस किताब में उन्हीं टूल्स के माध्यम से भाषा के स्टेटस को परखा गया है, जिसमें कुछ आर्टिकल तो ऐसे हैं कि जो निरपेक्ष रूप से किसी भी लैंग्वेज पर वो कारगर होंगे। भाषा के बारे में है बस, सोसाइटी एंड लैंग्वेज, समस्याओं के लिहाज से हैं। और कुछ लेख इसमें ऐसे हैं कि जो हिंदी भाषा को लेकर हैं और हिंदी की जो सोसाइटी है उसको लेकर हैं। तो ये इसमें तमाम महत्वपूर्ण लेख हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। और किस तरह से अंग्रेजी से जुड़े लोगों का राजनीतिक वर्चस्व और आर्थिक सामाजिक है, इसमें 12-13 लेख ही हैं। बहुत छोटी सी किताब है, लेकिन जो भाषा के संबंध में जो खतरे बन सकते हैं भविष्य में, वो भी इसमें आसन्न खतरे जो हैं वो भी इसमें इस पर डिस्कस हुआ है। तो ये किताब भी एक तरह से उन समस्याओं पर हिंदी उर्दू को भी लेकर कुछ एक आध दो लेख में चर्चा है कि किस तरह से इसको समझा जाए। लेकिन अब जो हम लोग पिछले 30-35 साल पहले जो बहस करते थे हिंदी उर्दू को लेकर, अब वो उतनी कारगर नहीं रह गई। अंग्रेजी के साथ हमारी जो बहस थी वो प्रशासनिक वाले में तो आजादी के पहले से ही थी, आजादी के बाद और जोर पकड़ी। लेकिन अब जो बहस है समस्या के लिए भाषा के स्तर पे, हिंदी उर्दू की अब वो समस्या नहीं रह गई है। जो हमें ये देख रहे हैं कि आम रूप से अंग्रेजी जिस तरह से बढ़ रही, आम स्थानीय भाषा के रूप में, सार्वजनिक भाषा के रूप में, तो अब वो जो खतरा राजभाषा के स्तर पे अंग्रेजी से आपको था, अब वो सार्वजनिक हो चुका है, कार्यालय के बाहर भी। बहुत आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजी किस तरह से वर्चस्व इसका बढ़ रहा है हर जगह, फिल्मों के डायलॉग से लेके, विज्ञापन से लेके, और तमाम शिक्षा का माध्यम जो किया गया है वही अंग्रेजी में कर दिया जा रहा है, अंग्रेजी मीडियम। तो ये पूरा ये समस्याओं का जो दायरा है, तो ये मैंने इसमें बहुत संक्षेप में आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और मैंने इशारे भी किए कि आप अगर इस पर और विस्तार में जाना चाहें, इस पर और विस्तार में आप अध्ययन करना चाहें, तो वो सारी चीजें हैं। और बहुत एक समस्या पर मैंने बहुत विस्तार में इस पे फोकस ना करके, मैंने तरह तरह की जो समस्याएं थी, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आज के समय में जो समस्या हिंदी उर्दू में है कि हम कोई भाषा क्यों पढ़ें, कितनी रोजगार परक है, कितनी उसमें कितनी उसका क्या हमारा स्टेटस क्या समझा जाएगा भाषा के, हम कितनी जानकारी है, सोसाइटी में हमारा लेवल क्या होगा, ये सब तमाम चीजें हैं जुड़ी हुई हैं भाषा के साथ। तो हमने इन दोनों भाषाओं को एक साथ देखा, क्योंकि इन दोनों भाषाओं की पृष्ठभूमि एक जैसी थी, आपस में भी इनमें मतभेद थे, और अंग्रेजी से भी इन दोनों का फ्रंट अलग अलग स्तर पे रहा है। तो ये आज का जो ये व्याख्यान है, मेरे ख्याल से ये समय भी पूरा हो गया है, तो हम इसे समाप्त करते हैं। और मनीष जी अब आगे जो भी इसमें। धन्यवाद दीपक भैया। और मैं बड़े ध्यान से आपके पूरे व्याख्यान को सुन रहा था, और
बहुत महत्वपूर्ण किताबें आपने कोट की, जो है उसमें पंकज बिष्ट जी को इनकी अभय कुमार दुबे अभय की कुमार किताब दुबे है, जी की किताब पद्म आई, शिव शर्मा जी की है जी। पद्म सिंह जी की है, और साथ में ये पहली एक किताब जो लक्ष्मीकांत वर्मा जी की हिंदी आंदोलन वाली चर्चा की आपने, मेरे जहन में आ रहा था कि हिंदी भाषा आंदोलन करके भी एक उन्हीं वहीं से संपादित पुस्तक है। वो सेठ गोविंद दास जी के भाषणों वाली किताब, जी जी, और ये दूसरी बैठकों की किताब है कुछ जी। संदर्भों में मैं देख रहा था तो मुझे याद आ गया। तो निश्चित तौर पे ये सारी किताबें ये जो हमारा व्याख्यान है, जो कि डिजिटल फॉर्म में और आगे चल के पुस्तक के रूप में भी जो शोधार्थी हैं और जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, जो भाषाओं के संदर्भ में, चाहे हिंदी अंग्रेजी की समस्या हो, हिंदी उर्दू की समस्या हो, इस तरह के व्याख्यान निश्चित तौर पे उनको बहुत सारे रेफरेंसेस के बीच तो लाके खड़ा कर ही देते हैं। और कहीं ना कहीं यही इस तरह के व्याख्यानों के पीछे हमारा उद्देश्य और सार्थकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सत्ता अगर अपनी भाषा को प्रभाव और अवसर की भाषा नहीं बना पा रही है, तो निश्चित तौर पे भाषा को लेके जो उनकी राजनीति है वो उसे समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत सारे इशारे आपने इस संदर्भ में किए। मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।